सो वेलकम टू द नेक्स्ट रिविजनरी वीडियो एंड ये ही सेबी का सेकेंड पार्ट है एंड पहले वाला जो पार्ट है वो एब्रप्टली ओवर हो गया। मैं ट्राई करूँगा कि जब मैं ओवर करूँ तो मैं इसे पूरा प्रॉपर्ली कंक्लूड करते हुए करूँ। खैर, तो जो जी था तो जी में हमने पढ़ा था कि 15 जी और एच को हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। जी और एच में क्या बोला गया है कि कोई इंसाइडर है, या तो वो डील कर रहा है सिक्योरिटीज़ में, या तो वो जो है पर्टिकुलर पर्सन वो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे डील कर रहा है इनसाइडर, या वो कम्युनिकेट कर रहा है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड है। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कम्युनिकेट करना पड़ता है तो भैया कम्युनिकेट करे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो पेनल्टी है वो हायर ऑफ दे के रखी है, पैसे मिनिमम जो पेनल्टी है वो 10 लाख की पेनल्टी है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं इधर लिख लेता हूँ, ये दोनों केस में जो नीचे है इधर मिनिमम 10 लाख की पेनल्टी तो है, जो इधर नोट डाउन नहीं करी है। तो मिनिमम 10 लाख की तो पेनल्टी है, पर जो हाई मैक्सिमम है वो हायर ऑफ इट 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आपने डिफ़ॉल्ट करके कमाया। फिर नीचे है कि जब आप शेयर किसी के एक्वायर करते हो तो सिंपल सी बात है, जब आप शेयर एक्वायर करते हो तो आपको बाकायदा अपनी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना पड़ता है इन दैट बॉडी कॉर्पोरेट बिफोर यू एक्वायर एनी शेयर। पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ मिनिमम प्राइस पे, लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ता है और पेमेंट भी करना पड़ता है टाइम पे। पर अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं करी है तो आप गिल्टी हो। फिर बात आती है एच ए की। एच ए में ये है कि अगर कोई सा पर्सन इंडल्ज है फ्रॉडोलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, जैसे कि फ्रॉडोलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हम बोल सकते हैं प्राइस मैनिपुलेशन, तो इधर भी जो पेनल्टी है वो पेनल्टी कैसी है, वो पेनल्टी वही 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या इधर जो है मिनिमम क्या है 10 लाख रुपए? तो हाँ, इधर भी मिनिमम 10 लाख रुपए है। नहीं सॉरी, इधर मिनिमम 10 लाख रुपए नहीं है, इधर मिनिमम 10 लाख रुपए नहीं है। इसके पहले वाले दो पेनल्टीज में था, तो इधर मिनिमम 10 लाख रुपए नहीं है। अब 15HB, अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो प्रोविजंस आपने फॉलो नहीं करे, रेगुलेशन गाइडलाइंस आपने फॉलो नहीं करी, और जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो जिस पे अगर कोई सेपरेट पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है तो उस केस में जो है मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ की पेनल्टी जो है आपको लगेगी। फिर आता है सेक्शन 24, और सेक्शन 24 ये बोलता है कि वेयर अ पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी। अब जब पर्सन जो है पेनल्टी नहीं पे कर पाया, पेनल्टी नहीं पे कर पाने पे भी पनिशमेंट है। तो क्या बोलना चाह रही है कि अगर पेनल्टी पर्सन नहीं पे कर पाया या डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं कर पाया तो उस केस में, तो सेक्शन 24 दो की बात कर रहा है कि अगर पेनल्टी पे नहीं कर पाया या डायरेक्शन फॉलो कंप्लाई नहीं कर पाया या एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाया, तो जब पेनल्टी या डायरेक्शंस को पेनल्टी पे नहीं कर पाया या डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पाया तो उस केस में जो है इम्प्रिजनमेंट 1 महीने से 10 साल तक का है और फाइन है 25 करोड़ का। और अगर एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं करे तो इम्प्रिजनमेंट है 10 साल तक का और जो है फाइन 25 करोड़। तो 10 साल तो मैक्सिमम है और फाइन है 25 करोड़ एंड सब्जेक्ट टू पेनल्टी अवार्ड। अगर आपको पेनल्टी अवार्ड मिल चुका है तो फिर तो बात ही खत्म है, तो फिर तो नहीं लगता क्योंकि सब्जेक्ट टू पेनल्टी अवार्ड। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर आपने पेनल्टी ही पे नहीं करी या डायरेक्शन ही कंप्लाई नहीं करे या एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको ये सेक्शन 24 की पेनल्टी लग जाएगी, रेसिडुअरी। अब बात आती है इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। अब इसको हमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। क्वेश्चंस इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को ही ओवर करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन अराउंड 14 है और मैक्स टू मैक्स ये 42-45 मिनट्स में ये ओवर हो जाएंगे। तो अगर जिसको करने के हैं क्वेश्चंस तो हम क्वेश्चन को साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे, और अगर जिसको नहीं करने के हैं तो उसको ऐसे भी समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। बट ठीक है, हम ब्रीफली जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल के रखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग सेबी। तो आप सेबी को जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या है? तो सिंपल सी बात है कि जब हम सेबी को इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं
तो उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हर जगह यही होते हैं, प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट, ग्रोथ। तो इधर भी बात है, प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट और फिर डेवलप, ग्रोथ। तो बाकायदा क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट है जो हमको इन्वेस्टर, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, फिर प्रमोट करना है, तो प्रमोट करना है हमको सिक्योरिटी मार्केट को, हमको डेवलपमेंट करना है सिक्योरिटी मार्केट का, हमको रेगुलेट करना है सिक्योरिटी मार्केट का, ठीक है। और प्रमोट करना है फेयर डीलिंग करना है, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, रेगुलेट करना है इंटरमीडिएटरीज को, फेयर डीलिंग को, रिलेटिव एक सेफ मार्केट प्लेस देना है, प्रोटेक्शन देना है इन्वेस्टर को, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना है। फेयर डीलिंग से याद आया कि फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएरीज एक डेवलप करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ पे उनको हम ट्रेन करें, और फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरमीडिएरीज जो है, फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरमीडिएरीज, पर्टिकुलर फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरमीडिएरीज जो है वो इंटरमीडिएरीज फॉलो करें। अब ये क्वेश्चन था कि 60 साल के कंप्लीशन में, तो 31 मार्च 2017 को जो है चेयर ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज। अब जो मिस्टर जैन करके एक पर्सन है जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, अब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वो रिटायर हो गया क्योंकि 60 साल कंप्लीट हो गए थे, तो यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ। अब उसको सेबी ने एज ए चेयरमैन अपॉइंट करा 3 साल के लिए। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट क्या उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल टेन्योर। तो ओरिजिनल टेन्योर की एक्सपायरी के बाद क्या उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब ओरिजिनल टेन्योर के लिए उसको अगर हम अपॉइंट करेंगे तो वो 60 का हो जाएगा 63 ईयर्स का, जब उसको रीअपॉइंट करेंगे तो 63 का हो जाएगा 66 का। तो सिंपल सी बात है, हमको समझना पड़ेगा कि 66 साल तक तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम कैप है 65 ईयर्स का। तो इधर आपको बोलना पड़ेगा कि आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो, पर रीअपॉइंटमेंट सिर्फ 2 साल के लिए कर सकते हो। फिर ऑल्सो स्टेट वेदर इट कुड बी पॉसिबल फॉर हिम टू रिलिंक्विश द ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। क्या वो ऑफिस को रिलिंक्विश कर सकता है? तो हाँ, ऑफिस को रिलिंक्विश कर सकता है वो, तो उसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या नोटिस किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि सेबी को देना पड़ेगा? तो पर्टिकुलर जो नोटिस है वो नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये जो है ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो सेक्शन 5 क्या बोलता है सेबी का, जो अगर हम रूल 3 के साथ रीड करें कि चेयरमैन में होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट है 65 साल। प्रेजेंट केस में देखें तो जो प्रोफेसर है, वो जो प्रोफेसर है उसको अपॉइंट कर सकते हैं क्या? उसको प्रोफेसर को अपॉइंट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, प्रोफेसर को सबसे पहले हम अपॉइंट इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोफेसर को हमको पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, ठीक है, और एबिलिटी मान लिया जाता है। तो इंटीग्रिटी, तो पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग और हैविंग स्पेशल नॉलेज या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मोर देन इक्वल टू 15 ईयर्स या स्पेशल नॉलेज है इन लाफा में, जैसे लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, फाइनेंस में। तो इधर देखा जाए तो पर्टिकुलर, तो इधर इसको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो मानना पड़ेगा कि प्रोफेसर को स्पेशल नॉलेज है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये मेंबर बन सकता है, ठीक है। और फिर जो है इधर बोला है कि मिस्टर जैन कैन बी री अपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल टेन्योर ऑफ 3 ईयर बट ओनली अप टू 65 साल। तो चेयरमैन हैव अ राइट टू रिलिंक्विश, तो इसको नोटिस देना पड़ेगा 3 महीने का, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा, और ये नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सेबी को नहीं जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि ऑन अ ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट हैव एलेज्ड दैट जो है मेंबर है सेबी का, वो सेबी का मेंबर है, उसका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है इन सम ऑफ द केसेस। अब उस केस में अगर उसका फिनेंशियल इंटरेस्ट है उस केसेस में और उसने अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करा है, तो ही शुड बी रिमूव्ड। तो क्या उसको रिमूव कर सकते हैं क्या? तो देखो, अब मेंबर ने कंप्लेंट करी तो क्या बोलता है सेक्शन 6 जो है सेबी का, वो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रिमूव करने का भी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कब होता है? जब पर्सन इंसॉल्वेंट हो या पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का हो, तो जो इंसॉल्वेंट हो या अनसाउंड माइंड का हो या कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्व इन मॉरल टर्पिट्यूड, या उसने अपनी पोजीशन का एब्यूज़ करा है,
क्या उसका फिनेंशियल और अदर इंटरेस्ट है। तो या तो उसने अगर पोजीशन का एब्यूज़ करा है, एब्यूज़ हिज पोजीशन, और अगर वो अपना ऑफिस कंटिन्यू करता है तो वो डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। और बाकायदा इसके पहले इसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली हम भूल जाते हैं, कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इस केस में देना पड़ता है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं इधर कि इस प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट ने एलिज करा कि इसका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है इन सम ऑफ द केसेस। तो पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है मतलब उसका फिनेंशियल इंटरेस्ट है जो प्री जुडिशियली उसके फंक्शंस को अफेक्ट करेगा। एंड ही मिसयूज द पोजीशन, एब्यूज़ करा उसने पोजीशन का, और अगर वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर रहा है तो वो डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। तो उस केस में है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बट जो इम्पोर्टेंट है इसे समझने का कि इसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इस केस में दिया जाएगा। फिर आती बात पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। तो जो सेबी है हैज़ अंडरटेकन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लिस्टेड कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन कर सकती है क्या? हाँ कर सकती है, पर तभी कर सकती है जब उसको रीज़न टू बिलीव हो कि जो कंपनी है वो इंडल्ज इन इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हो, और स्पेसिफाई द मेजर्स विच में बी टेकन। क्या क्या मेजर जो है सेबी ले सकती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। लो इंपॉर्टेंट क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकती है। तो यही था इम्पोर्टेंट, ये पर्टिकुलर वो चीज़ें आ गई। तो क्या क्या बोल के रखा है कि टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर में क्या क्या कर सकती है, कि स्टॉक एक्सचेंज को वो है, स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिस बियरर है। तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को सस्पेंड कर सकती है, ये हो सकता है। फिर उसके बाद ऑफिस बियरर्स को उसको सस्पेंड कर सकती है, जो प्रोसीड्स है उसको रिटेन कर सकती है, और प्रोसीड्स के रिस्पेक्ट में जो बैंक अकाउंट है इन रिलेशन टू द प्रोसीड इन रिलेशन टू द सच ट्रांजेक्शन जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो बैंक अकाउंट को अटैच कर सकती है 1 महीने के लिए आफ्टर अप्रूवल ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और फिर रिस्ट्रेन कर सकती है पर्सन को फ्रॉम एक्सेसिंग द मार्केट। तो ये सब चीज़ें पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो और फिर जो है पर्सन जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट में, पर्सन जो है एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट में, तो उस केस में जो है उनको डीलिंग करने से रोक सकती है। तो यही है सस्पेंडेड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी, क्या प्रोहिबिट करना कि जो एसोसिएटेड है उसको प्रोहिबिट करना कि आप डील नहीं कर सकते, ऑफिस बियरर को सस्पेंड कर देना, इम्पाउंड एंड रिटेन कर देना प्रोसीड्स को, और 1 महीने के लिए बैंक अकाउंट को अटैच कर देना इंटरमीडियरी के या पर्सन एसोसिएटेड पर्सन के जो है बैंक अकाउंट को, और बैंक अकाउंट को अटैच कर देना। हावेवर बैंक अकाउंट, ओनली द बैंक अकाउंट और अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन entered therein so far as it relates to the proceeds actually involved in violation of any provisions of the act. So however only the bank accounts or any transaction entered therein so far as it relates to processes actually involved. तो जो बैंक अकाउंट है तो उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व है या अकाउंट्स है या ट्रांजेक्शन एंटर देयर टू है, तो वो जो ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में ही आप अटैचमेंट कर सकते हैं। तो प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और फिर डायरेक्ट यानी इंटरमीडियरी और पर्सन, इंटरमीडियरी को डायरेक्ट कर सकते हैं या पर्सन एसोसिएटेड को डायरेक्ट कर सकते हैं, नॉट टू डिस्पोज एसेट्स। पावर्स में बी एक्सरसाइज बाय द सेबी, prohibiting a company from issuing and publishing any document और एडवर्टीजमेंट। तो प्रोहिबिट करना ये सेबी के पावर है। क्या सेबी प्रोहिबिट कर सकती है क्या? सिंपल सी बात। तो हाँ, सेबी जो है सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि सेबी रेगुलेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकती है कि प्रॉस्पेक्टस में क्या मैटर होना चाहिए, या सेबी जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू प्रोहिबिट भी कर सकती है, ठीक है। तो क्या लिख के रखा है कि द ड्यूटी है सेबी की कि प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर का। तो क्या बोल रहे हैं सेबी? तो सेबी क्या बोल रहा है कि जो है सेबी के पास पावर है, क्या उसको तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है,
उसको रेगुलेट करना है सिक्योरिटी मार्केट का, तो वो एम्पावर करता है सेबी कि वो प्रोहिबिट करे कंपनी को स्पेशल ऑर्डर के थ्रू फ्रॉम इशूइंग प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट अगर इशू कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं फॉर सॉलिसिटिंग द मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, और जनरल और स्पेशल ऑर्डर से ये सच प्रोहिबिशन ये ला सकते हैं। और फिर सेबी सीज और डिसीज ऑर्डर पास कर सकती है क्या? तो हाँ, सेबी सीज एंड डिसीज ऑर्डर भी पास कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी ओनली इफ सेबी हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड। तो सीज एंड डिसीज ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी तभी पास कर सकती है जब सीज एंड डिसीज ऑर्डर तभी पास कर सकती है जब रीजनेबल ग्राउंड हो। रीजनेबल ग्राउंड क्या है? रीजनेबल ग्राउंड लिस्टेड कंपनी या पर्सन डीम्ड टू बी लिस्टेड में रीजनेबल ग्राउंड क्या होना चाहिए कि जो कंपनी है जो इन्वॉल्व है, इंडल्ज है इनसाइडर ट्रेडिंग में या फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में जो है इंडल्ज है। अब व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल, अब ये भी पूछ लिया कि रेमेडीज क्या अवेलेबल है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी जब भी ऑर्डर देगी तो उसका एक रीज़न टू बिलीव तो होना ही चाहिए, तो उस केस में वो सीज एंड डिसीज ऑर्डर पास कर सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि रेमेडी क्या है। तो रेमेडी यही है कि आप अगर एग्रीव्ड हो, ठीक है, तो एग्रीव्ड कंपनी इधर कंपनी से एग्रीव्ड रहेगी ना, क्योंकि सेबी का ऑर्डर है। तो सेबी का ऑर्डर के अगेंस्ट में एग्रीव्ड हो तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दो 45 दिन के अंदर अंदर। फिर आप उससे अगर एग्रीव्ड हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो 60 दिन के अंदर अंदर, और क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे ही अपील कर सकते हैं। फिर पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन की बात आती है, और हमने पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन पढ़ लिया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो रमन है इन्वेस्टर है सेटिस्फाइड नहीं है विद द डीलिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर की बात आ रही है तो समझना पड़ेगा कि भैया 15F स्टॉक ब्रोकर के लिए। तो मिस्टर रमन एक इन्वेस्टर है, सेटिस्फाइड नहीं है विद द डीलिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर हु इज़ रजिस्टर्ड विद द दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। रमन अप्रोच किया रिगार्डिंग द एवेन्यूज अवेलेबल, कि उसके पास क्या एवेन्यूज अवेलेबल है कंप्लेंट करने के लिए अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर, एंड ऑल्सो द ग्राउंड ऑन विच कंप्लेंट कैन बी मेड। और मैं किस किस ग्राउंड पर कंप्लेंट कर सकता हूँ तो आपको ब्रीफली बताने का है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एग्रीव्ड हो, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जो है स्टॉक ब्रोकर के रिस्पेक्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, स्टॉक ब्रोकर पे पेनल्टी लग सकती है। तो किस ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगती है वो हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या बोल के रखा है कि Security Exchange Board of India was established for regulating the various aspects of stock market. One of the functions is to register and regulate the stock market, stock brokers. In the light of this, Mr. Raman is advised that the complaint against the stock broker may be submitted to SEBI. अब इधर क्या हो रहा है कि रमन सेटिस्फाइड नहीं है विद द स्टॉक ब्रोकर डीलिंग हु इज रजिस्टर्ड विद द दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो अब उस केस में है, उसको कंप्लेंट करनी है उसको। तो कंप्लेंट करनी है तो किस किस केस में वो है कंप्लेंट कर सकता है। तो अगर सिंपल सी बात है तो किस किस केस में कंप्लेंट कर सकता है कि भैया अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करे हो, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, या अगर आपने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया हो, या आपने पेमेंट नहीं करा हो अमाउंट ड्यू का, या आपने सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करी हो। तो पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू नहीं करा हो, सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करी हो, एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया हो। जब आप एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हो या आपने फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट है, तो उस केस में मिनिमम 1 लाख है और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट का अमाउंट या एक्सेस ब्रोकरेज अमाउंट। पर जब दूसरा केस आता है तो मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 1 करोड़ है, सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे। ये सब चीज़ें थी। अब क्वेश्चन 7 ऑन द इसमें जो है आंसर वो प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं करके रखा है, पर हमको पता है कि किस किस ग्राउंड ऑफ डिफ़ॉल्ट पे हम इसको है कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी। अब ऑन द कंप्लेंट ऑफ कमलेश गुप्ता ने कंप्लेंट करी आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सेबी फाइंड्स दैट जो पी मेहता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अब उसने क्या है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग कर ली। तो इधर इनसाइडर ट्रेडिंग है तो 15G आ जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग है 15G आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने ट्रेडिंग कर ली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उस केस में क्या होगा, क्या एक्शन लेगा सेबी पर। तो देखो क्या हुआ है कि सेबी डील्स विद द पेनल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो क्या बोल के रखा है कि अगर आप डील करते हो सिक्योरिटी में ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या आप कम्युनिकेट करते हो एक्सेप्ट अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या आप डील कर सकते हो, काउंसिल कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो, किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे आप डील कर रहे हो,
तो उस केस में जो है पेनल्टी लगेगी। मिनिमम तो 10 लाख है, मैक्सिमम जो है 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आपने इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाया है, या 25 करोड़, विच एवर इज हायर, ये मैक्सिमम का है। तो ये पेनल्टी जो है आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर पेनल्टी लगाएंगे। तो जो पेनल्टी है वो डिपॉजिट होती है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और जो डिस्कॉर्ज अमाउंट है, जो इम्पाउंडेड वाला जो अमाउंट था, जो ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन में था, और जो ट्रांजेक्शन वाला जो अमाउंट था वो IEPF में जाता है। और जो पेनल्टीज़ है, पेनल्टीज़ में तो इसमें ऐसा बोल के रखा है, पेनल्टीज विल बी अप्लाई आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। तो आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर जो है आप पेनल्टी जो है इम्पोज कर सकते हो। अब व्हाट आर द डिफॉल्ट फॉर विच अ स्टॉक ब्रोकर मे बी पेनलाइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेबी in respect of dealing with the investor, state the factor which must be taken into account by the adjudication officer। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन थे, स्टॉक ब्रोकर क्या क्या डिफॉल्ट करता है जब इस केस पे उसको पेनल्टी लग जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करा है, ठीक है ना, तो उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करा है, या उसने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज करी है, या उसने डिलीवरी नहीं करी सिक्योरिटी की, या उसने पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू नहीं किया है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट नोट और एक्सेस ब्रोकरेज की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, उधर जो पेनल्टी है वो पेनल्टी जो है वो मिनिमम 1 लाख है, पर मैक्सिमम क्या है, 1 करोड़ नहीं है, मैक्सिमम ये है 5 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट अमाउंट, या 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज। पर जब बात आती है किसकी, जब बात आती है सिक्योरिटीज़ की, कि सिक्योरिटीज़ डिलीवर नहीं करी या पेमेंट को डिलीवर नहीं करा, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मिनिमम 1 लाख है और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ है, और मैक्सिमम 1 करोड़ है, सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे की जो पेनल्टी है। फिर बात आती है, एक और क्वेश्चन ये था, स्टेट द फैक्टर दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेशन ऑफिसर। क्या क्या फैक्टर्स जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को देखने पड़ते हैं जब वो ऑर्डर देता है पेनल्टी का। तो AA ऑर्डर्स पेनल्टी ऑर्डर, ठीक है, तो समझना क्या है कि AA ऑर्डर्स पेनल्टी, और पेनल्टी का क्वांटम ये है, ठीक है। तो पेनल्टी एकदम से अट्रैक्ट नहीं होती, पेनल्टी देखा जाए तो एकदम से अट्रैक्ट नहीं होती। ये सेक्शन बोलता है इस पर इतनी पेनल्टी लग सकती है। अब उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसीजर तो लगेगा। प्रोसीजर कैसे लगेगा कि भैया सेबी जो है एडजुडिकेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, और एडजुडिकेशन ऑफिसर जो है वो पेनल्टी इम्पोज करेगा, उस पेनल्टी को इन्हांस भी कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो है पर्सन जो है ए जो है वो क्या क्या फैक्टर्स देखता है बिफोर इम्पोजिंग अ पेनल्टी। वो ये देखता है कि कितना डिस्प्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज जो है डिफ़ॉल्टर ने किया है, कितना सामने वाले को लॉस हुआ है इन्वेस्टर को, और डिफ़ॉल्ट का नेचर क्या है, उस हिसाब से जो है ये कंसिडरेशन करते हुए जो एडजुडिकेशन ऑफिसर है वो लेवी करता है मैक्सिमम पेनल्टी। अब क्वेश्चन 9, सेबी ने रिसीव करी कंप्लेंट सम इन्वेस्टर से alleging that ABC Limited and some broker are indulging in price manipulation। अब देख क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, ब्रोकर। अब ब्रोकर है तो एफ में मत चले जाना, क्योंकि एफ में सिर्फ पर्टिकुलर 3 ही ग्राउंड दे के रखे हैं। अब इधर प्राइस मैनिपुलेशन है, तो हमको इधर HA पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही प्राइस मैनिपुलेशन की बात करके रखी थी। तो इधर हम पढ़ते हैं क्या बोल के रखा है, हाँ, तो अगर प्राइस मैनिपुलेशन है तो इधर देखते हैं कि इसमें क्या बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन द पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेबी अंडर द सेबी एक्ट इन केस ऑफ एलिगेशंस आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो प्राइस मैनिपुलेशन इन द शेयर्स ऑफ ABC कैन बी कंसिडर एज फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, और उस पर जो पेनल्टी है वो HA में दे के रखी है। अब सिंपल सी बात है, और जब प्राइस मैनिपुलेशन फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस है, तो अगर आपने सेबी के पावर्स देखे होंगे तो सेबी के पावर्स में ऐसा बोल के रखा है कि जो ट्रांजैक्शन इन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ है उसको सस्पेंड कर देंगे अगर जो है कंपनी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो वो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, या कंपनी जो है जो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो इसका जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि प्रोहिबिटिंग insider trading of securities और prohibiting fraudulent and unfair trade practices in security market। तो इस क्वेश्चन में भी यही था
कि फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि भैया प्रोहिबिट कर दो ट्रेडिंग, सस्पेंड कर दो ट्रेडिंग। तो सस्पेंड कर दिया ट्रेडिंग। इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर क्या क्या कर सकती है 11(4) के अंडर में, 11(4) के अंडर में क्या क्या कर सकती है भैया, वही बात आ जाती है कि अगर वो ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन है या ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है, बाकायदा जो है पर्सन है रेजिस्टेंट पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग, या जो पर्सन है जो स्टॉक मार्केट में है तो बाय और सेल और डील नहीं कर सकता इन सिक्योरिटीज़। तो पर्सन जो है वो बाय सेल डील नहीं कर सकता सिक्योरिटीज़ में। फिर बात आती है कि उसके बाद कि वो जो है ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देगा, ऑफिस बियरर को सस्पेंड कर देगा, डायरेक्शन देगा इंटरमीडियरी को कि असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो जो है पर्टिकुलर असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन उसको डिस्पोज नहीं करे। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पर्टिकुलर पावर्स है, तो इसकी बात करके रखी थी। तो इट कैन प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट। तो इधर पर्सन एसोसिएटेड कौन है, ब्रोकर है, तो उसको भी प्रोहिबिट कर सकता है कि तू डील नहीं कर सकता सिक्योरिटीज़ में। इंटरमीडियरीज को बोल सकता है कि असेट को जो है डिस्पोज नहीं कर सकते तुम। तो सेबी में इशू द अबव ऑर्डर फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और बाकायदा रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सेबी आइदर बिफोर और आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी एंड ब्रोकर कंसर्न देगी। और सेबी में ऑल्सो अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब सेबी इस केस में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगी जो पेनल्टी लगाएगी, जो एच के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाएगी। और पेनल्टी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम 10 लाख नहीं है इसमें, इधर मिनिमम 10 लाख वाला झंझट नहीं है, इधर है 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या है 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और जो है मैक्सिमम मिनिमम 5 लाख है और मैक्सिमम 25 करोड़ है, और 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो इधर हमको समझने वाली बात यह है कि इधर 11(4) भी लग जाएगा। फिर 11(4) के बाद सेबी जो है वो अपॉइंट करेगी AA, और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर तब जाके पेनल्टी लगेगी। और सेबी जो है इस पर्टिकुलर पेनल्टी को इन्हेंस भी कर सकता है। और जब AA पेनल्टी लगाता है तो वो फैक्टर्स भी सारे देखता है पेनल्टी लगाने से पहले। फिर क्या बोल के रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेशन एंड जो है डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। तो बोल के रखा है कि नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज। कोई भी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज नहीं करना चाहिए मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइसेस में। सिंपल सी बात है। क्या क्वेश्चन में क्या दे के रखा था कि सम ब्रोकर जो है प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। तो क्या है, प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन वाला सेक्शन था। और प्रोहिबिशन वाला सेक्शन कुछ इस प्रकार से था कि प्रोहिबिशन ऑन मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12A, नो पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो प्राइस मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, प्राइस मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि उसने डिसेप्टिव डिवाइसेस इंसर्ट करे हो। तो ऐसा बोला गया है कि आप डिसेप्टिव डिवाइस जो है इंसर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो नो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ कर सकता है मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस इन कनेक्शन विद द परचेज एंड सेल। कोई पर्सन जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकता स्कीम, आर्टिफाइस, जो फ्रॉड और डिवाइस। आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते और कोई सी ऐसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो कोई सी ऐसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो ऑपरेट एज फ्रॉड ऑन अदर पर्सन हो। तो हमने क्या पढ़ा, ना तो आप डिवाइस एम्प्लॉय कर सकते हो, ना तो आप स्कीम, डिवाइस या आर्टिफैक्ट्स टू डिफ्रॉड कर सकते हो इन कनेक्शन विद द डीलिंग। देखो डीलिंग, इशू, परचेज एंड सेल। डिफ्रॉड नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो आप ये सब नहीं कर सकते। फिर पेनल्टी अमाउंट है। पेनल्टी अमाउंट में हमने पढ़ा है कि पेनल्टी जो है अप टू 1 करोड़ लग जाएगी अगर कोई सेपरेट प्रोविजंस नहीं हो तो। और सेपरेट प्रोविजंस नहीं हो तो 1 करोड़ तक की पेनल्टी लग जाएगी। तो जो इधर जो पर्टिकुलर HA की पेनल्टी थी, तो HA की पेनल्टी तो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में था और प्राइस मैनिपुलेशन इसमें कवर है। फिर अपन ने ये बोला था कि आप डिवाइस इंसर्ट नहीं कर सकते या
जो है स्कीम आप एंटर नहीं कर सकते, या आप ऐसी एक्टिविटी में नहीं हो सकते, इंगेज हो सकते जो ऑपरेटर्स फ्रॉड या डिसीड फुल एक्टिविटीज़ है, जो डिसीड अपॉन एनी पर्सन है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा भैया, हमने ये पढ़ा कि भैया 11.4 के अंदर उसके पास जो है वो ये पर्टिकुलर मेजर्स ले सकती है, फिर जो है अपॉइंट करेगी ए, फिर जो है पर्टिकुलर फैक्टर्स को देखते हुए बाकायदा जो है ऑर्डर होंगे, तो फैक्टर्स को देखते हुए बाकायदा जो है ऑर्डर होंगे, तो फैक्टर्स को देखते हुए बाकायदा ऑर्डर होगा, पेनल्टी लगेगी 15HA में। और फिर प्रोहिबिशन के लिए बात करी थी कि प्रोहिबिशन एक्ट 12A की बात करी थी कि ये एक्ट कर मत देना, तो प्रोहिबिशन है। और फिर एक 15HB की भी हिंट दे दी कि कोई सा भी प्रोविज़न अगर और किसी भी रिस्पेक्ट में अगर पेनल्टी नहीं है तो उस रिस्पेक्ट में फिर जो है कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं है तो ये रेसिडुअल पेनल्टी लग जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 10, जो क्लेवर है वो रजिस्टर्ड एज एन इंटरमीडियरी और एक एग्रीमेंट में एंटर होने से फेल हो गया। तो एग्रीमेंट में तो एंटर होना था, फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट और हैंस पीनलाइज्ड, और हैंस जो है वो पीनलाइज्ड हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हो, एग्रीमेंट में एंटर होना था, 15B तो तुमको ऐसे का ऐसे लग जाएगा, 15B तो एंटर हो जाएगा क्योंकि जो है इंटरमीडियरी पे वो एप्लीकेबल होता है और एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ता है। और फिर वही है कि मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 1 करोड़ है और सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे, ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। अब एडवाइज मिस्टर क्लेवर एज टू वॉट रेमेडीज अवेलेबल टू, उसका रेमेडी क्या है देखो। अब सेबी जो है, अब 15B की अगर बात देखें तो 15B जो सेबी एक्ट का होता है उसने ले डाउन करके रखा है कि अगर पर्सन है जो अगर रजिस्टर्ड है इंटरमीडियरी और अगर वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं होता है या फेल्स टू एंटर दैन एग्रीमेंट तो पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी लग जाएगी, रेमेडीज़ ये है कि अपील कर दो, तो अपील कर दो। अपील क्या है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दो 45 दिन के अंदर। और अगर डिले हुआ है तो सफिशिएंट कॉज है तो चलेगा डिले, और बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर पास करता है। एग्रीव्ड है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, एग्रीव्ड हो ट्रिब्यूनल के डिसीजन से, तो 60 दिन के अंदर जो है आप अपील कर दो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे, क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर डिले हुआ तो फर्दर 7 दिन का जो है और एक्सटेंशन दे के रखा है। फिर एक आता है बात कि जो मिस्टर DB है, जो मेंबर है RPA लिमिटेड का, तो मेंबर है RPA लिमिटेड का, ऑब्टेन एन ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंस। तो उसको एक ऑर्डर मिला था कि भैया ग्रीवियंस रिड्रेस करो, कंपनी फेल हो गई, तो 15C लग जाएगा। तो ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं करा, अब बोर्ड देयर आफ्टर इम्पोज द पेनल्टी। अब रेमेडी क्या है, वही सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो। तो अगर एग्रीव्ड है बोर्ड के ऑर्डर से, अपील कर दे 45 दिन में फ्रॉम द कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव, वो एंटरटेन करेगी अपील को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, और डिले भी हुआ तो चलेगा अगर सफिशिएंट कॉज है तो। सुप्रीम कोर्ट है तो एग्रीव बाय द डिसीजन ऑफ सेट, 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन अपील कर दो, और 60 दिन को फर्दर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज तक जो है बढ़ा सकते हैं अगर रीजनेबल कॉज है तो। अब क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब जो है अपॉइंटमेंट है तो क्वालिफिकेशन के लिए भैया क्या बोल के रखा है कि रिटायर्ड जज भी चलेगा या सिटिंग जज भी चलेगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी चलेगा, रिटायर्ड जज चलेगा हाई कोर्ट का, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नहीं इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल के रखा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में अपॉइंट करना है।
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो है अपॉइंट करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विद CJI जो है अपॉइंट होता है। वो तो पर्टिकुलर सेबी का जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन को अपॉइंट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन में करते हुए। वो तो सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। और इधर जो थी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था पर्टिकुलर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का। इधर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। फिर आती है बात कि ये तो हमने पढ़ा। फिर अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अब अगर आपको मेंबर बनना है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर बनना है तो आपको बाकायदा जो है जुडिशियल मेंबर अगर आपको बनना है तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आपको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और आपको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपको मेंबर बनना है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का तो आपके पास IAS तो होना चाहिए, पर्सन विथ हैविंग एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हु हैज़ शोन कैपेसिटी। और उसने अपनी कैपेसिटी शो करी है टू डील विद द प्रॉब्लम। तो उसने अपनी कैपेसिटी शो करी है टू डील विद द प्रॉब्लम। उसका एक तरीका होना चाहिए टू डील विद द प्रॉब्लम। या तो उसके पास एक एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 15 ईयर्स का, या तो उसके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज हो इन द कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, इन सब में नॉलेज होना चाहिए। The person shall not be qualified for appointment as member of security appellate tribunal unless he is a person of IAS और जिसके पास कैपेसिटी है टू डील विद द प्रॉब्लम्स और उसका क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है। मेंबर ऑफ बोर्ड और एनी पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बोर्ड शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता, वो भी इंपॉर्टेंट था। क्या लिखा है? मेंबर ऑफ बोर्ड, सेबी का ही मेंबर या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बोर्ड का, अगर वो ही ट्रिब्यूनल में है तो वो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, क्योंकि सेबी के अगेंस्ट में तो अपील करते हैं, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकते। और मेंबर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग हिज सर्विस और टेन्योर एज सच विद द बोर्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही सीज टू ऑफिस। तो क्या बोल के रखा है? अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग हिज सर्विस और टेन्योर एज सच विद द बोर्ड और विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस एज सच इन बोर्ड। तो क्या बोल के रखा है कि अच्छा ओके, मेंबर ऑफ, पहले बोर्ड की बात करिए, तो मेंबर ऑफ बोर्ड और एनी पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन दैट बोर्ड। तो बोर्ड का पर्टिकुलर कोई मेंबर या सीनियर मैनेजमेंट लेवल या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्टिकुलर बोर्ड का, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता, मेंबर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी नहीं बन सकता। ड्यूरिंग द सर्विस जो है, ड्यूरिंग द सर्विस नहीं बन सकता, और विद इन द 2 years फ्रॉम द डेट विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस। तो ड्यूरिंग द सर्विस नहीं बन सकता, तो किस दौरान नहीं बन सकता वो भैया? ड्यूरिंग द सर्विस नहीं बन सकता, ड्यूरिंग हिज सर्विस नहीं बन सकता, या विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ही सीज, और सीज होने के बाद वो 2 साल तक नहीं बन सकता। तो इधर इम्पॉर्टेंट है समझने का, क्या है इम्पॉर्टेंट समझने का, कि जो बात करी है वो बात करी है कि जो मेंबर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या मेंबर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो वो तो ना तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे या तो मेंबर बनेंगे। ड्यूरिंग सर्विस या विद इन 2 years ऑफ सेसेशन। तो ड्यूरिंग सर्विस नहीं बन सकते, या विद इन 2 years ऑफ सेसेशन आप जो है ड्यूरिंग सर्विस नहीं बन सकते, या विद इन 2 years ऑफ सेसेशन आप जो है नहीं बन सकते। तो विद इन ड्यूरिंग सर्विस आप नहीं बन सकते, या विद इन 2 years ऑफ सेसेशन जो है, विद इन 2 years ऑफ सेसेशन जो है आप पर्टिकुलर जो है नहीं बन सकते मेंबर।
पीओ नहीं बन सकते और मेंबर नहीं बन सकते विद इन 2 years ऑफ सेसेशन और ड्यूरिंग सर्विस। ये क्वेश्चन 12 हो गया। फिर क्वेश्चन 13 आता है। क्वेश्चन 13 ये बोल रहा है कि एस जो है मेंबर है, उसको ऑर्डर आया, तो एस जो है पर्टिकुलर, एस जो है मेंबर है, उसको सेबी का ऑर्डर आया, ऑब्टेन एन ऑर्डर ऑफ सेबी अगेंस्ट द कंपनी बट द कंपनी फेल्ड। तो ऑब्टेन ऑर्डर ऑफ सेबी, कंपनी सेबी का ऑर्डर आया कंपनी के ऊपर, कंपनी ने फेल करा, उसने ग्रीवियंस को रिड्रेस नहीं करा। अब कंपनी ने अगर ग्रीवियंस नहीं करा, रिड्रेस, फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस, तो कंपनी को सिंपल सी बात है आपको पेनल्टी लगेगी विद इन द टाइम फिक्स। नहीं करा आपने ग्रीवियंस रिड्रेस, तो पेनल्टी है वो बकायदा 15C के अंदर पेनल्टी है। तो सेबी ने पेनल्टी इंपोज करी और उसने पेनल्टी पे नहीं करी, तो पेनल्टी पे नहीं करी तो रिकवरी होगी, और रिकवरी जो करेगा वो रिकवरिंग ऑफिसर करेगा। तो अगर फेल्स टू पे द पेनल्टी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इंपोज करी है, या आपने डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करा है, या 4 चीज़ें थी जब रिकवरी ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन, रिकवरी ऑफिसर जो है रिकवरी कर सकता है। जब आपने पेनल्टी पे नहीं करी, जब आपने डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे, जब आपने डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर के डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे, या आपने फीस पे नहीं करी। तो जब आपने पेनल्टी पे नहीं करी, ठीक है, पेनल्टी पे नहीं करी, या आपने डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे, आपने जो है मनी को रिफंड नहीं करा, पेनल्टी पे नहीं करी, या अगर आपने डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे, या आपने रिफंड नहीं करा मनी का, या आपने डायरेक्शन ऑफ डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर जो है, डायरेक्शन ऑफ डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर अगर आपने पास नहीं करे, तो क्या चीज़ थी, पेनल्टी पे नहीं करी आपने, या आपने जो है कंप्लाई नहीं करे डायरेक्शंस को ऑफ द बोर्ड फॉर रिफंड ऑफ मनीज, या आपने डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर के डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करे हो, या आपने फीस पे नहीं करी हो। उस केस में फिर रिकवरी ऑफिसर जो है वो एक स्टेटमेंट ड्रॉ करता है, उस स्टेटमेंट को सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जो स्टेटमेंट में जो पैसे है उसकी वो रिकवरी करता है, और असिस्टेंस लेता है लोकल, डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का रिकवरी ऑफिसर जो है पर्टिकुलर, जो है वो रिकवरी ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर ऑफ द बोर्ड। जो रिकवरी ऑफिसर उसको ऑथोराइज करते हैं जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर से, ताकि वो रिकवरी ऑफिसर अपने पावर को एग्जीक्यूट करे। तो सबसे पहले रिकवरी ऑफिसर जो है वो एक ड्रॉ करता है स्टेटमेंट, जैसे कि हमने एक रेड मूवी देखी है, राइट। रेड मूवी में क्या होता है, रेड मूवी में भी तो यही होता है ना कि पर्टिकुलर जो है अजय देवगन है वो एक रिकवरी ऑफिसर बोल सकते हैं उसको, क्यों रिकवरी करने जाता है तो उसको बाकायदा उसने एक स्टेटमेंट ड्रॉ करता है, उस पर बाकायदा उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूशन करता है। तो एग्जीक्यूशन में क्या कर सकते हैं भैया, मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच एंड सेल, बैंक अकाउंट अटैच, अरेस्ट करो। अभी 3 चीज़ तो अटैच कर दिया, अरेस्ट कर लो पर्सन को, और एक रिसीवर को अपॉइंट करो जो मैनेजमेंट देखे सबका। फिर एक आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि रवि ने पेनल्टी पे नहीं करी है जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इम्पोज करी है, एंड आफ्टर द पेनल्टी बिकम ड्यू रवि अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो जब पेनल्टी ड्यू थी, तो आफ्टर द पेनल्टी हैज़ बिकम ड्यू, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करी। अब ट्रांसफर हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू हिज सिस्टर एंड द फिक्स डिपॉजिट इन फेवर ऑफ माइनर सन। अब माइनर मेजर बन गया, एंड डिपॉजिट कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय हिज सन। तो क्या है, रवि ने पेनल्टी पे नहीं करी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने बाकायदा इम्पोज करके रखी। तो रवि फेल टू पे पेनल्टी इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ एन ऑफेंस। तो रवि फेल टू पे पेनल्टी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो इम्पोज करके रखी थी, एंड आफ्टर द पेनल्टी बिकम ड्यू, जब पेनल्टी ड्यू हो गई, रवि अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो रवि ने अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो रवि ने अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। बैंक की जो एफडी जो है वो भी माइनर सन के फेवर में कर दी, माइनर मेजर हो गया और उसके हाथ में ही है। तो क्या जो उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, क्या जो उसने फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफ़र करा है जो कैन बी अटैच बाय द रिकवरी ऑफिसर, क्या उसको रिकवरी ऑफिसर अटैच कर सकता है और पेनल्टी रिकवर कर सकता है। तो 28A ये बोलता है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी, या
पेनल्टी पे नहीं करी, ठीक है, 4 चीज़ें थी, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ मनी, फीस पे नहीं करी, या डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर के डायरेक्शन आपने कंप्लाई नहीं करे, या डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करे, आपको रिकवरी ऑफिसर जो है एक स्टेटमेंट ड्रॉ करता है। तो जो रिकवरी ऑफिसर है वो ड्रॉ करता है, क्या ड्रॉ करता है, स्टेटमेंट, उसका फिर ऑथराइजेशन लेता है, और ऑथराइजेशन लेकर जो है रिकवर करता है सच पर्सन से, रिकवर फ्रॉम सच पर्सन द अमाउंट स्पेसिफाइड, जो सर्टिफिकेट में दे के रखा है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी हेल्ड बाय बैंक, ठीक है, वो भी, तो द एज पर द एक्सप्लेनेशन द पर्सनस मूवेबल, इमूवेबल और मनी इज हेल्ड इन बैंक शेल इंक्लूड। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल के रखा है कि जो मनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेल इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी, हाँ, तो इट शैल इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी और मनीज held in bank account which was transferred directly or indirectly on or after the date, so on or after the date when the amount specified in certificate has become due। तो क्या बोल के रखा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर द पेनल्टी बिकम ड्यू। तो क्या बोल के रखा है, आफ्टर द पेनल्टी बिकम ड्यू, नोट डाउन कर लो, आफ्टर पेनल्टी ड्यू एनी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, तो आफ्टर पेनल्टी बिकम ड्यू, तो डेट, तो आफ्टर द डेट व्हेन द अमाउंट जो है जो सर्टिफिकेट में स्पेसिफाइड है बिकम ड्यू बाय द पर्सन टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और सन्स वाइफ और सन्स माइनर चाइल्ड। तो स्पाउस, माइनर, सन्स, चाइल्ड, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन विच इज हेल्ड बाय और स्टैंड इन द नेम ऑफ एनी पर्सन अफोर्सेड so far as the movable or immovable property or money held in bank account so transferred to his minor child or his son's minor child is concerned, it shall even after date of attainment of majority by such minor child, even after majority जो है उससे हम कर सकते हैं, कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन दी पर्सनस इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मान लिया जाता है, वो कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन दी पर्सनस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट फॉर रिकवरिंग एनी अमाउंट ड्यू, अगर हमको रिकवर करना है कोई सा अमाउंट ड्यू। तो फर्दर सेक्शन 28A states that the recovery officer shall be empowered to seek the assistance of local district administration। अब इन दी लाइट ऑफ प्रोविजंस अगर हम देखें जो है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी shall not be attached by recovery officer for the purpose of recovering the penalty। तो residential officer shall not be attached by the recovering officer for the purpose of recovering the penalty as it has transferred by Ravi to his sister and the said transfer not covered in the section। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने स्पाउस को ट्रांसफ़र करी है, किस को ट्रांसफ़र करी है तो उसकी प्रॉपर्टी मान ली जाती है। अगर आपने स्पाउस को ट्रांसफ़र करी है, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करी है, सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र करी है, सन्स माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करी है, तो सन्स वाइफ या सन्स वाइफ, ठीक है ना। तो अगर आपने स्पाउस को ट्रांसफ़र करी है, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करी है, सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र करी है या सन्स माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करी है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करा है तो इवन आफ्टर मेजॉरिटी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी मान ली जाती है, सच पर्सनस इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर इस केस में जो है प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करी है, सिस्टर को। जब प्रॉपर्टी सिस्टर को ट्रांसफ़र करी है वो इसमें कवर नहीं है, मतलब इससे रिकवरी नहीं कर सकते। तो इधर जो है सिस्टर, ये सिस्टर कवर नहीं है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी shall not be attached by the recovery officer for the purpose of recovering the penalty as it has been transferred by Mr. Ravi to his sister and the said transfer has not been covered in the section। अब the fixed deposit of the bank has been transferred by Ravi in the favor of minor son and can be attached by the, अब जो बैंक की एफडी है तो वो तो माइनर सन को करके रखी, तो जो रिकवरी ऑफिसर है पेनल्टी रिकवर करने के लिए दिस डिपॉजिट कैन इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, तो फर्दर दिस फिक्स डिपॉजिट कैन इवन आफ्टर डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी,
इवन आफ्टर डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी की मेजोरिटी अटेनमेंट करने के बाद भी वो रवि के मनीज़ में ही इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन द रवीज मनीज हेल्ड इन बैंक अकाउंट फॉर रिकवरिंग एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर दिस एक्ट। और रिकवरी ऑफिसर है वो असिस्टेंस ले सकता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ के रखा था क्या वो असिस्टेंस ले सकता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टी। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। शायद पढ़ने में, क्योंकि इसमें जो है पर्टिकुलर ये एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन के थ्रू बोला गया है कि जो पेनल्टी ड्यू होती है, और एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट है कि एज पर द एक्सप्लेनेशन क्या बोला है एक्सप्लेनेशन, कि पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी या मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट शेल इंक्लूड इन द प्रॉपर्टी और मनी इन बैंक अकाउंट विच हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। तो उस पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा प्रॉपर्टी और मनीज इन बैंक अकाउंट ऑफ द स्पाउस माइनर चाइल्ड और सन्स वाइफ या सन्स माइनर चाइल्ड। अगर जो है ये जो ट्रांसफ़र करा है आफ्टर द डेट करा है, ये ट्रांसफ़र हुआ है आफ्टर द डेट जब अमाउंट ड्यू हो गया था। तो आफ्टर द डेट व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट, तो आफ्टर द डेट व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड, जो सर्टिफिकेट में अमाउंट स्पेसिफाइड था वो ड्यू हो गया। तो अमाउंट जो है स्पेसिफाइड था सर्टिफिकेट में वो अब ड्यू हो गया। अब सिंस वो ड्यू हो गया तो सिंपल सी बात है कि भैया ये अमाउंट तो हो गया ड्यू, उसके बाद अगर आपने ट्रांसफ़र करा है तो वो भी उस पर्सन के ही खाते में आएगा। और वैसे देखा जाए तो उस सच पर्सन से ही हम जो है रिकवरी कर सकते हैं, फ्रॉम सच पर्सन, ओनली सच पर्सन से। पर अगर ट्रांसफ़र जो है अमाउंट ड्यू होने के बाद, अमाउंट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट, तो वो अमाउंट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट जब वो ड्यू हो गया उसके बाद अगर ट्रांसफ़र करा है, तो वो ट्रांसफ़र अगर हमने स्पाउस को करा है, चाइल्ड को करा है, सन के माइनर चाइल्ड को करा है, या सन्स के वाइफ को करा है, अब वो माइनर चाइल्ड भले ही मेजॉरिटी में आ गया, अब ये ट्रांसफ़र अदरवाइज एंड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन करा है, और जो है माइनर चाइल्ड या सन्स ऑफ माइनर चाइल्ड जो है, सन्स माइनर चाइल्ड इज कंसर्न, ठीक है, इट शैल इवन द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, वो मेजोरिटी के बाद भी जो है भले वो माइनर चाइल्ड जो है या माइनर चाइल्ड या सन्स माइनर चाइल्ड है, उसने मेजोरिटी अटेंड कर दी है, वो कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन दी पर्सन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट। तो ये सब चीज़ें थी। तो माइनर चाइल्ड का मेजोरिटी भी हो गया तो भी जो है वो उसमें ही इंक्लूड माना जाएगा। पर जब सिस्टर कवर नहीं है, तो अगर जो है सिस्टर कवर नहीं है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसको अटैच नहीं कर सकते, सिंस वो जब ट्रांसफ़र कर दी रिकवरी ऑफिसर ट्रांसफ़र कर दी उस पर्सन ने सिस्टर को, सिस्टर इधर कवर नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमने सारे सेक्शंस को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया है, और जो है आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर जो है ये सेक्शंस इस पर्टिकुलर एक्ट में से, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन कौन से किस तरीके से कौन कौन से सेक्शन से, प्रोविजंस से जो है पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जनरली क्वेश्चन सारे के सारे डायरेक्ट है, बट हाँ अब आखिरी वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन था। आखिरी वाले क्वेश्चन में नवंबर 18 में एक अच्छा क्वेश्चन आया था, क्योंकि उसमें सिस्टर कवर कर ली थी, तो थोड़ी सी पिक्युलरिटीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो है सारे क्वेश्चन हैं वो ईजी है, सिंपल है। आई होप सो कि आपको ये एक्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको ये एक्ट समझ में भी आया होगा, एंड कोई सी भी क्वेरीज है आप मुझे वो पर्टिकुलर जो है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। अगर कभी आपको लग रहा है कि वॉइस मॉड्यूलेशन में या आपको लग रहा है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो भी बता सकते हैं, और मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान देकर पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।